हसनत अब्दुल्ला अब ये खुलेआम भारत के खिलाफ जनता को भड़का रहे हैं। ये छात्र नेता जो कि पहले शेख हसीना के खिलाफ थे, अब ये धीरे धीरे भारत के खिलाफ अपना इलेक्शन कैंपेन लेकर जा रहे हैं। ऐसे में जो ये हसनत अब्दुल्ला है, इसने तो भारत को टेररिस्ट के लिए सेफ हाउस तक करार दे दिया है। कहा है भारत ही वो देश है जो वोट को रिगिंग करने का प्रयास किया, माफियाओं को अपने यहां रुकने की जगह दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने धमकी देते हुए यह भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम भारत के अंदर जितने भी अलगाववादी हैं उन्हें अपने देश में शरण देना शुरू कर देंगे। अलगाववादियों को हम भारत में सभी अलगाववादियों को शरण देंगे और 7 बहनों को भारत से अलग कर देंगे। 7 बहनें, 7 सिस्टर्स राज्यों की बातें कि हम उन्हें अलग कर देंगे। कुल जमा अर्थ यह है कि अब ये लोग अपनी बयानबाजी में एक कदम और आगे चले गए हैं और 7 सिस्टर्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन्हें वही वाली बात जो मैं कई बार आपसे कहता आया हूं कि चिकन नेक वाला जो एरिया है वहां से काट करके कनेक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे। इनका दुस्साहस दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इन्हें लग रहा है कि जिस तरह से इन्होंने शेख हसीना को पलट दिया, उसी तरह का प्रयास करते हुए ये जनता को एक दिन बौखलाएंगे और बांग्लादेशी निकलेंगे बांग्लादेश से और जाकर के चिकन नेक पर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि लीजिए 7 सिस्टर्स को हमने कट कर दिया। ये बिल्कुल वैसे है कि भारत का शांत होना, भारत का प्रतिक्रिया ना देना और भारत का बल प्रयोग ना करना। कई बार कहते हैं कि जब कुत्ता बहुत तेज भौंक रहा हो तो उसे पलटकर दपट देना भी ठीक ही रहता है, अदरवाइज उसमें यह विश्वास आने लगता है कि मेरे भौंकने से हाथी चला गया था, हाथी को सूंड मारकर इसे बंगाल की खाड़ी में गिरा देने का समय आ गया है। बट एनीवे, इनके इन बयान से निश्चित ही आसाम के मुख्यमंत्री का रिप्लाई भी निकल कर आया। उन्होंने कहा कि भाई तुम ये क्या बयानबाजी कर रहे हो, इस व्यक्ति की अभी मतलब मुश्किल से पका नहीं है, इसको लगता है कि छात्र नेता होकर के इसने शेख हसीना को हटा दिया। अब इसके जोश में यह बात है कि देखिए कि हम भारत के साथ में 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। इसकी बचकानी हरकतों पर भारत की तरफ से केवल इनको सांत्वना भेजी जा सकती है कि बेटे इतना मत उछलो, पता चले कि गंगा नदी में पानी छोड़ करके बहा दिया गया। एनीवे, इनके बहकावे में आकर के बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं, और इनकी बातों से प्रभावित होते हुए कि ये उस्मान हदी को गोली भारत ने ही मरवाई है। ऐसे में ये लोग निकल करके ढाका में जो भारत का हाई कमीशन है उसके बाहर प्रोटेस्ट करने चले आते हैं और कहते हैं कि भारत, हमारे देश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को आप बंद करो। असल में क्या हो गया है कि बांग्लादेश के अंदर अब लोकल मुद्दा जैसा कुछ रह नहीं गया है। लोकल मुद्दा नहीं रह गया है से मतलब है कि इन्हें पूरे देश को यूनाइट करने के लिए इस बार केवल भारत नजर आ रहा है, क्योंकि भारत के खिलाफ ही पूरे देश को एक किया जा सकता है। सामान्यतया नेशनलिस्ट मुद्दों की तलाश इसीलिए होती है कि सबको एक मत पर लाया जा सके। अगर यही सब लोग इन छात्रों से भविष्य की मांग करने लगे, बेरोजगारी की मांग करने लगे, जैसे हमारे देश में होता है कि अपोजिशन के द्वारा मुद्दे उठाए जाते हैं कि साहब आप बेरोजगारी पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए, और सत्ता पक्ष कहता है कि हम तो राष्ट्रवाद पर बात करेंगे। अब कुल मिलाकर बांग्लादेश ने भी वैसा पकड़ लिया है, साहब हम तो अब भारत के खिलाफ बयान देंगे और उससे सबको एक करेंगे और भारत के खिलाफ सबको एक करके ही अपने आप को मजबूत करेंगे। तो वही यहां पर होता हुआ आपको दिख भी रहा है। बांग्लादेश के द्वारा इस बीच में जो हरकतें की गई उससे भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध कितने बिगड़ गए हैं उसकी बू भी आती है। कैसे? आपको याद होगा 16 दिसंबर हाल ही में गया जब भारत ने विजय दिवस मनाया। विजय दिवस वो था जब भारत ने पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। 1971 के युद्ध में जब भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करवाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर करने पर मजबूर किया, एक देश कल उस तक को भूल गया। यानी कि 16 दिसंबर को अपनी आजादी को भी उन्होंने मिस किया, या फिर यह कहिए कि भारत विजय दिवस सही से सेलिब्रेट नहीं कर पाया। इसका पैमाना यह कि भारत के प्रधानमंत्री पर विजय दिवस की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। कुल मिलाकर के पहले हम बांग्लादेश से इन सारी खुशियों को साझा करते थे, अब भारत के विरोध में वो लोग इस प्रकार से पकते चले जा रहे हैं कि आने वाले समय में भारत के खिलाफ पाकिस्तान से ज्यादा जो भी मतलब रिटेलिएशन है या साइकोलॉजिकल जो भाव है वो बांग्लादेश में उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में हो रहा है। भारत को आवश्यकता है कि वो इस पर अब प्रतिक्रिया दे, बैठ करके इंतजार ना करे।
ऐसा प्रतीत होता है। भारत को चाहिए कि वो यहां पर अब दखलंदाजी अपने स्तर पर दे, यहां पर जो भी उसे ठीक लगता है, प्यार से, धमका के, जैसे भी है, इसे इतना ज्यादा बोलने का अवसर ना दे कि ये कुछ स्थितियों में हदें पार कर जाए। खैर, फिलहाल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से उन्हें बुलाया गया और उनके लिए एक स्टेटमेंट जारी किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जब बांग्लादेश के लिए स्टेटमेंट जारी किया तो उसमें एक लाइन बोल दी, और लाइन थी कि हम चाहते हैं कि आपके यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हम आपके यहां पर फ्री, फेयर, इंक्लूसिव एंड क्रेडिबल इलेक्शंस चाहते हैं, और हम आपके यहां पर वी आर इन फेवर ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश एंड हैव कंसिस्टेंटली कॉल्ड फॉर फ्री, फेयर, इंक्लूसिव एंड क्रेडिबल इलेक्शन कंडक्टेड इन ए पीसफुल एटमॉस्फेयर। भारत ने अपने मीडिया सेंटर के द्वारा यह बात जारी कर दी एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू। एक्सटर्नल अफेयर की इस बात पर बांग्लादेश चिढ़ गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री का बयान आ जाता है। वो कहते हैं कि भारत कौन होता है हमें यह कहने वाला कि हमारे यहां फ्री, फेयर, इंक्लूसिव इलेक्शन हो, और तुम लोग पिछले 15 साल से कहां थे? जब शेख हसीना यहां बैठी थी तब आप कैसे कहते थे कि यहां पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं? तब तो नहीं निकलता था आपके मुंह से यह सब बवाल। अब ये सब वो वाली बातें अनपढ़ जाहिलों को समझाने के लिए इस तरह के बयान काम आ जाते हैं। अदरवाइज मैं आपके सामने पूरा पूरा इतिहास इस बात का लेकर आया हूं कि भारत ने हर बार अपनी तरफ से बांग्लादेश को यह नसीहत दी है, अपनी तरफ से एनवॉय भेजे हैं, भारत की तरफ से प्रतिनिधि गए हैं वहां के इलेक्शंस को मॉनिटर करने के लिए। खैर, इनका बयान भारत के खिलाफ आता है कि भारत 15 साल तक तो चुप रहा और अब हमें एडवाइस दे रहा है कि हमारे इलेक्शन सही से हो। हम उनकी एडवाइस लेने वालों में से नहीं है। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि शेख हसीना 15 साल तक सरकार में थी और यह माना जाता है कि वो भारत के कारण ही थी। तो इस बात पर शेख हसीना का बयान आता है कि सुनो, तुम्हें इतना ही न्याय करना है ना, तो मुझे ले चलो हेग में, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, वहां पर मैं अपना मामला रखूंगी। तुम्हारे यहां पर जब न्यायपालिका को तुमने अपना बंदी बना लिया है, तुम मेरे ऊपर न्याय का फैसला कैसे कर सकते हो? और यह बात शेख हसीना के बेटे ने भी कही कि सही मायने में भारत के लिए थ्रेट बन चुका है अब यूनुस। ऐसे में इस मामले को ले जाया जाना चाहिए। चूंकि बांग्लादेश में इलेक्शन है और शेख हसीना की पार्टी को ये लड़ने ही नहीं देंगे चुनाव, ऐसे में बांग्लादेश ने अपने यहां पर फॉरेन एनवॉयज को इनवाइट किया है। यह इनविटेशन बांग्लादेश में शेख हसीना के काल में भी रहा है। जब चुनाव किसी भी देश में होता है, जैसे हमारे देश में भी जब चुनाव होते हैं तो हम विदेशों से एनवॉयज बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आइए और देखिए और समझिए कि चुनाव कैसे होते हैं, और उन्हें अपने नजरिए से बताइए कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। भारत हर बार इन इलेक्शंस में अपने प्रतिनिधि भेजता रहा है। देखिए, 2024 में 3 इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर है वो भारत की तरफ से ढाका गया था। ऐसे ही अगर आप और पीछे चलेंगे, 5 जनवरी की खबर देख सकते हैं, 100 विदेशी ऑब्जर्वर बांग्लादेश में आए थे, और उनमें से जो अमेरिका की तरफ से ऑब्जर्वर आए थे शेख हसीना के टाइम पर, उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बताया था। बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन को अमेरिकियों ने फ्री एंड फेयर बताया और 2 दिन बाद ही उन्होंने इन इलेक्शंस को रिग्ड इलेक्शन करार दिया। देखिए, यूएस ऑब्जर्वर कॉल इलेक्शन फ्री एंड फेयर 7 जनवरी 2024, और यूएस से बांग्लादेश इलेक्शंस वर नॉट फ्री एंड फेयर 9 जनवरी 2024। मतलब कि 2 दिन में ही अमेरिका ने जब पलटी मारी थी, उस दिन यह तय हो गया था कि सेंट मार्टिन आइलैंड के चलते बांग्लादेश में शेख हसीना अमेरिका को पसंद नहीं आई है। वहां से तय हुआ था कि यह हटाई जाएंगी। खैर, भारत ने इनके यहां पर जो देखा, या फिर आप और हमने जो देखा, अमेरिका की ना खुशी यहां पर सत्ता परिवर्तन का कारण बनी, और इन लोगों को लगता है कि इन्होंने शेख हसीना से देश को आजाद करा लिया। खैर, जो भी है, फिलहाल के लिए आप 2018 का भी एक और सीन देख लीजिए, जब भारत ने 3 ऑब्जर्वर ढाका में भेजे थे ऑब्जर्व करने के लिए कि जाइए और देखिए चुनाव कैसे हो रहे हैं। अब चूंकि बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, नामांकन 29 दिसंबर को होना है, नाम वापसी 20 जनवरी को होनी है, और चुनाव चिन्ह के बाद में जो प्रचार है वो 10 फरवरी तक होना है। ऐसे में भारत की तरफ से फिर ऑब्जर्वर भेजे जा सकते थे अगर मोहम्मद यूनुस चाहते, लेकिन अब लग नहीं रहा है, क्योंकि भारत जाएगा तो यहां के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बताएगा नहीं, क्योंकि जब शेख हसीना की पार्टी कंटेस्ट ही नहीं कर पाएगी तो इलेक्शन फिर से एक तरफा होंगे। आप मेन पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे तो उसको फ्री एंड फेयर कैसे बोलेंगे? ऐसे में मोहम्मद यूनुस यूरोप के और देशों से तो बुला रहे हैं ऑब्जर्वर्स को, भारत से ऑब्जर्वर ना आए इसलिए ये उस बात पर प्रतिक्रिया दे दिए, क्योंकि ईयू ने तो अपनी तरफ से 200 ऑब्जर्वर भेज दिए हैं, लेकिन भारत से ये लोग लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं ताकि इनके पोल्स में भारत ऑब्जर्वर बनकर ना जाए और दुनिया को यह ना बताए कि देखो कैसे ये लोग एक तरफा वोटिंग करके मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। खैर, कुल जमा अर्थ यह है कि भारत बांग्लादेश के बीच में काफी कुछ बिगड़ चुका है। भारत की प्रतिक्रियाएं साफ हैं और हेमंत विश्व शर्मा पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं।
भारत को यह समझना होगा कि आने वाले समय में हमें बांग्लादेश को हैंडल कैसे करना है। अगर इस तरह का हमने शुरुआत में ही इस बीमारी का इलाज नहीं किया तो यहां पर बहुत सारे ऐसे ब्रेन वॉश्ड युवा तैयार हो जाएंगे जो भारत के लिए बहुत बड़ी अशांति का सबब बनेंगे। आवश्यकता है भारत को, जैसे ये अमेरिका वाले एडवाइजरी जारी करते हैं, हमें आवश्यकता है कि हम अपने स्तर पर बांग्लादेश के अंदर ये बात बहुत स्ट्रिक्ट लहजे में समझाएं कि अगर आप हमारे खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो भारत बैठ करके सहेगा नहीं। देखिए भारत जो इस छवि के साथ जीता आया कि हम किसी पर हमला नहीं करते हैं, इस वजह से बहुत से देशों ने इस प्रकार का अंदर से विश्वास पैदा कर लिया है कि हम भारत के खिलाफ कुछ भी बोलें ये सहते रहेंगे। वहीं इजराइल के खिलाफ कोई सोच भी रहा है, चाहे वो गाजा में बैठकर सोच रहा है या ईरान में बैठकर सोच रहा है, सोच भी रहा है तो मार देता है कि साहब ये तो हमारे खिलाफ नारा लगाए थे, ये कहे थे इजराइल मुर्दाबाद, हम गोली चला दिए। इजराइल के खिलाफ सोचने पर भी वो एक्शन ले लेता है और दुनिया कुछ नहीं करती है। भारत को आवश्यकता है, भारत को इस तरह की बयानबाजियों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए उनके मन में यह भय बिठा दिया जाए कि इस प्रकार की बातें बोलना भी, कि भारत के 7 सिस्टर्स के खिलाफ एक राजनेता खड़ा होकर बयान दे रहा है, भारत को प्रतिक्रिया स्वरूप कार्रवाई कर देनी चाहिए और कार्रवाई करके विश्व समुदाय को एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि भाई अब हम सुनने वाली स्थिति में नहीं रहे, ये वाकई में हमें अपना सोचने का तरीका बदलना चाहिए, ऐसा अब प्रतीत होने लगा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और हां, एक छोटी सी गुजारिश आप सबसे, आप में से अधिकांश लोग पूरा सेशन जब भी सुन चुके होते हैं, आप सब्सक्राइब करना मिस कर जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता, समय भी बहुत नॉमिनल सा लगता है, बस एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, आप उसे दबाएं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोटिवेशन बनता है। हमें यह रहता है कि इतने सारे जो हमारे परिवारजन हैं ये हमारे साथ हैं, आपका विश्वास बने, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सब्सक्राइब हमारी बड़ी ताकत बनता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज हैं, हमारी बुक्स हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। एप्लीकेशन अपनी पाठशाला का लिंक कमेंट बॉक्स में है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।